नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी एक मीटिंग अटेंड करने गए थे उज़्बेकिस्तान। वहाँ मीटिंग था एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग थी। और वहाँ पर मोदी जी ने जो बातें की आपस में, सारे पूरा ग्रुप ने बात जो की, प्लस इंडिविजुअल लेवल पे क्या बातें हुई, हालांकि बायलैटरल में बात हुई, और उससे क्या हमें निकल के आया है, ये सब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग रही है। अब इसमें जो आउटपुट्स रहे हैं वो क्या है वो पढ़ेंगे, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की मेंस की, तो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि क्या क्या अभी तक रहा है। तो शंघाई कोऑपरेशन एससीओ की बात करते हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि ये एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन, इसका ओरिजिन क्या हुआ, कहां से कब का है। लगभग 1996 के आसपास की बात है। 1990 में यूएसएसआर का विघटन हो चुका है, टूट चुका है यूएसएसआर, ठीक है। रशिया बन गया और बाकी कई सारे कंट्रीज बन गए। 4-5 साल तो चलो चलता रहा सब कुछ, लेकिन कुछ सालों के बाद लगा कि रशिया को कि नहीं यार, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ अमेरिका को ही सुपर पावर मान लेना, ठीक है, अब हम इतना मजबूत नहीं रह गए हैं, बट सुपर पावर को हम चैलेंज कैसे कर सकते हैं। यहां पे एक वर्ड आता है वर्ल्ड ऑर्डर। ये शब्द कई बार आप लोग हिस्ट्री वगैरह में पढ़ेंगे, वो आता है वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। ये वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है कि भैया ये दुनिया चलेगी कैसे, ये दुनिया चलेगी कैसे, किसकी बात मानी जाएगी। नो डाउट अमेरिका नंबर 1 चल रहा है, रशिया टूट चुका है, चाइना का भी उदय नहीं हुआ है, क्योंकि ये बात हो रही है 1995 की, ठीक है, 95-96 की बात आसपास बात हो रही है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, काम करते हैं, लाइक माइंडेड लोग कंट्रीज को लेकर एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक छोटी शुरुआत करते हैं। ये बात 95-96 के आसपास की बात है। अब शंघाई यानी कि चाइना में शंघाई जो है, वहां पर मीटिंग होती है और रशिया आता है, चाइना आता है, तुर्कमेनिस्तान आ जाता है, ठीक है, किर्गिस्तान आ जाता है। ऐसे 4-5 कंट्रीज मिलके ये अपना शंघाई 5 नाम से अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, शंघाई 5। अभी एससीओ नहीं बना है, एससीओ का पुराना नाम है शंघाई 5। 5 देश हैं इसके अंदर। वैसे तो कई बातें बोली कि हम लोग जो हैं वो ह्यूमन राइट्स में जो होगा उसको प्रोटेक्ट करेंगे, आपस में हमारे देश के जो हित हैं उसको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अंदर की बात यह है कि वर्ल्ड ऑर्डर को देखना था कि नहीं, हम अमेरिका को पूरा चैलेंज नहीं होने देंगे, हम लोग भी अपने हिसाब से इसे काउंटर करेंगे। कुछ साल तक तो ये लोग 4-5 लोग करते रहे, बाद में उसके बाद 2001 या 2000 के पास उज़्बेकिस्तान इससे जुड़ गया और 2017 के आसपास इंडिया और पाकिस्तान दोनों जुड़ गए इससे। अभी कुछ और कंट्रीज की बात चल रही है, ईरान की बात चल रही है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक ईरान आ जाए, बेलारूस आ जाए, ठीक है, कुछ और कंट्रीज भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो एक तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है जो कि नाटो को टक्कर देने की बात करता है। और जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का बवाल हुआ है, उसमें इस चीज की बड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, एससीओ की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अब ये तो इतिहास रहा एससीओ का, चलो ठीक है, रशिया और चाइना है वो मिलकर एक तरह से एक ब्लॉक बना रहे हैं, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं जहां पर वो अमेरिका और उसके दोस्तों को टक्कर दे सके। क्योंकि एससीओ जो है लगभग 60% ऑफ यूरेशिया कवर करता है, लगभग इतना, इससे ज्यादा इलाका जो है वो कवर कर रहा है यूरेशिया का, यूरोप और एशिया का जो मिक्स जगह है, ठीक है। लगभग 60% तक की वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखता है, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों ही इसके अंदर है, तो बहुत ज्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन आ जाती है। तो एक तरफ से एक सीरियस ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है, बहुत सारे लोग इसके अंदर हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इंडिया क्यों इसमें इन्वॉल्व हो गया। भाई रशिया और चाइना का तो समझ में आता है कि चलो उनको अमेरिका से पंगा लेना था, लेकिन इंडिया क्यों इन्वॉल्व हो गया, इस बात को समझते ये हैं कि इंडिया का जो, अगर आप ये नक्शा देखें, हम इंडिया को सेंट्रल एशिया में जाना है, यानी इंडिया चाहती है कि ये जो इलाका है यहां पर वो अपना कुछ वर्चस्व सेट कर पाए या कुछ इस तरह से कर पाए जिससे कि ट्रेड हो सके। क्योंकि ये इलाका जो है, ये इलाका जो ऑयल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल और गैस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा इलाका इंपॉर्टेंट है। व्यापार के लिए इंडिया का ओपन मार्केट है, वो व्यापार चाहता करना। लेकिन अब इंडिया को कुछ तो कहीं तो हम खड़े होंगे, तब जाके इन कंट्रीज से बात करेंगे। अभी कंट्री कौन सी है, वो यूएसएसआर टूटा था, तो उन कंट्रीज से जो
यूएसए टूटने के बाद जो कंट्रीज बनी वो कंट्रीज है आपका उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, कजाकिस्तान है, ये सब कंट्रीज है। तो यहां पे जाने के लिए कुछ तो चाहिए था, तो इंडिया ने एससीओ को पकड़ लिया कि नहीं हम भी इसमें आएंगे, इसी बहाने आप जो है इस ब्लॉक का हिस्सा बन जाएंगे। और इंडिया का जो रहता है कि किसी तरह से यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान से बड़े मसले मसाइल हमारे रहते हैं, हम पाकिस्तान को नहीं, तो पाकिस्तान को बाईपास करते हुए हमें जाना जरूरी था। तो इंडिया यहां से शुरू करके जाएगा ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से फिर वो इंडिया चला जाएगा। तो इंडिया का रूट तो यही है भैया कि यहां से होते हुए, ईरान से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए वो सेंट्रल एशिया आ जाता है, जिससे कि गैस और ऑयल जो है वो दोनों को हम, क्योंकि अल्टीमेटली लड़ाई जो है वो एनर्जी की लड़ाई है, जिसके पास जितनी एनर्जी है उतनी ज्यादा है, क्योंकि गैस की लड़ाई है, ऑयल की लड़ाई है, इंडस्ट्रीज के लिए गैस चाहिए, तेल चाहिए, अगर एनर्जी हमारे पास नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बन गई, कहने को तो ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए, ट्रेड को प्रोटेक्शन करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये वर्चस्व की लड़ाई थी। अमेरिका को हम टक्कर कैसे देंगे? तो 1995-6 से ही शुरू हो गया कि भाई अमेरिका को टक्कर देना। अभी तक टक्कर देने की ऐसी नौबत नहीं है। इंडिया का पर्पस क्या है? सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, ठीक है, किसी तरह सेंट्रल एशिया में पहुंचो, क्योंकि हमारा वहां पे कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि वहां गैस है, तेल है, ठीक है। तो इंडिया तो अब इंडिया गया तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को जाना जरूरी है, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो भी जाना है। अब जब प्रपोजल की बात आई तो रशिया ने इंडिया का नाम लिया, तो चाइना ने कहा तुम्हारा बंदा अगर जाएगा तो मेरा बंदा भी जाएगा, वो है पाकिस्तान। दोनों के बंदे आ गए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों आ गए इसके अंदर, ठीक है, 17 में आ गए। चलिए खैर, अब मीटिंग होती चली गई। ये सब तो मैंने आपको बेसिक से बता दिया है। उज्बेकिस्तान जो है, आप देखो उज्बेकिस्तान का समरकंद के अंदर मीटिंग हुई है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में मीटिंग हुई है, और सब लोगों ने मिलकर ये आपका देख रहे हैं मीटिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सभी जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया के लोग भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं, सब लोग इसके अंदर, मोदी जी भी यहाँ पर हैं, ठीक है। अच्छा, ये कंट्रीज हैं, रशिया है, चाइना है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, पाकिस्तान और इंडिया है। ये फिलहाल जो है 8 कंट्रीज जो हैं वो हैं आपके एससीओ के मेंबर्स हैं, ठीक है। चलिए हो गया, कोई बात नहीं। आप देखो कितना बड़ा है। और जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि जिस तरह से ग्लोबल 30% ग्लोबल जीडीपी इसको कवर करता है, 30% ग्लोबल जीडीपी है, 30% ग्लोबल जीडीपी है, ठीक है। यूरेशिया का 60% इलाका यूरेशिया का है, 40% वर्ल्ड की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अपने आप अच्छा खासा इसके पास लोग हैं और जगह है और रिसोर्सेस का है, तो इसको अब इग्नोर करना आसान नहीं है, इसीलिए मीटिंग होती रहती है। अब मीटिंग हो तो रही है, 8 मेंबर फिलहाल इसके, लेकिन जो 2023 में मीटिंग हुई है वो कितनी इफेक्टिव रही है या उसने क्या किया है, इसको हम जानेंगे। क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तो अपने आप में सब दुनिया इस नजर लगाए बैठे हुए थे कि भैया एससीओ की मीटिंग क्या हो रही है। और उधर चाइना जो है वो एक तरह से अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है। अब रशिया और चाइना दोनों मिलकर एक ग्रुप में आ गए हैं, अब ये क्या खिचड़ी पकाएंगे। तो दुनिया की नजर जो एससीओ की मीटिंग में थी, और एससीओ की जो मीटिंग हुई ये लगभग 3 साल के बाद इन पर्सन मीटिंग है। मैंने कि इन पर्सन मतलब है कि लोग गेट फेस टू फेस बात कर रहे थे, फेस टू फेस बात, पहली बार 3 साल के अंदर, क्योंकि कोविड था, फेस टू फेस बात नहीं कर रहे थे, फेसबुक पे बात कर रहे थे। तो फेसबुक पे बात करना इतना नहीं होता, क्योंकि फेसबुक का मतलब है कि यहां पर हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग होती है। पहली बार 3 साल में पहली बार हुई है, ठीक है। अब यूक्रेन का मैटर था इसके अंदर, जैसे मैं कह रहा हूं, तो पूरी दुनिया देख रही थी कि क्या होगा। दूसरी बात है, एक फैसला किया गया 2023 में, जो इंपॉर्टेंट है, 2023 में इंडिया जो है वो एससीओ की हेड करेगा। वो 2023 में नेक्स्ट ईयर जो है इंडिया एससीओ की मीटिंग को हेड करेगा। समिट मीटिंग है, मिनिस्टर लेवल की मीटिंग होती रहती है, समिट यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री टाइप की मीटिंग जो है, ठीक है। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब दूसरी बात है, कुछ बेलारूस भी जो है नेक्स्ट ईयर यहां पे आने की बात कर रहा है। अब बेलारूस क्या है? बेलारूस रशिया का वो पार्टनर है जिसके ऊपर समझ लो रशिया और बेलारूस कोई अलग नहीं है, दो जिसमें एक जान है। रशिया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस बेलारूस पर, और बेलारूस यूक्रेन की लड़ाई में उसने बिल्कुल तन मन धन से रशिया का साथ दिया है। अब बेलारूस भी आना चाहता है एससीओ के अंदर, उधर ईरान भी आना चाहता है। तो नेक्स्ट ईयर बड़ा अपने आप में ये रहेगा कि ये दो नए कंट्रीज आएंगे तो क्या समीकरण बनेगा। क्योंकि जब बैन लगाया गया तो रशिया पे तो लगा ही लगा है, बेलारूस पे भी लगा हुआ है, ठीक है। चलिए उधर अब एक चीज और देखो कि 3-4 कंट्री है जिसपे वर्ल्ड पे बैन लगा हुआ है, रशिया के ऊपर, ईरान के ऊपर, चाइना के ऊपर और बेलारूस के ऊपर।
अगर बेलारूस आ जाता, ईरान और बेलारूस नेक्स्ट ईयर तक आ जाएंगे। अब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 4 मेंबरों के ऊपर बैन लगा हुआ है, ये मिलकर, ये चौकड़ी मिलकर क्या गुल खिलाएगी, इस पर दुनिया की नजर है। चारों कंट्री से बैन लगा हुआ है, रशिया पे, चाइना के ऊपर, बेलारूस और ईरान के ऊपर, और चारों मिल जाते हैं तो बड़े पावरफुल हो जाते हैं। तो ये जब अकेले अकेले होंगे तो शायद लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन जब मिल जाते हैं तो हो सकता है कि अमेरिका और उनके जो ग्रुप का उसका सामना कर सके। अब इस सिचुएशन के अंदर हिंदुस्तान का क्या, उसके हित का क्या? वो तो लड़ने के मूड में नहीं है, उसके लिए तो अमेरिका भी इंपॉर्टेंट है, रशिया भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड चाइना से कर रहा है वो, ईरान इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाबहार पहुंचना है, चाबहार बंदरगाह से वो सेंट्रल एशिया पहुंचना चाहता है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, वहां से वो तेल और गैस लेना चाहता है, लड़ना नहीं चाहता। लेकिन लड़ना नहीं चाहता तो लड़ना ना लड़ना कभी कभी ऑप्शन में ही नहीं होता, आपको किसी न किसी सहारा लेना पड़ता है, किसी न किसी की पार्ट आपको तरफ जाना पड़ता है। तो इंडिया के लिए चैलेंज है कि कहां जाए। उसे अमेरिका से भी हेल्प चाहिए, अमेरिका से संबंध है उसके, यूरोप से भी संबंध है, रशिया से भी संबंध है, चाइना से भी संबंध है, करे तो क्या करे। और यह धर्म संकट इंडिया को भविष्य में फेस करना पड़ेगा। इसलिए हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत शार्प होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत सही फैसले ले। और अभी तक इंडिया ने जो नैम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट वाला जो प्लान चलाया कि हम किसी के गुड निरपेक्ष, किसी तरफ नहीं है, ना रशिया की तरफ, ना चाइना की तरफ, ना अमेरिका की तरफ, अपना हित देखेंगे, वो पॉलिसी जो कि नेहरू टाइम से बनी थी, अभी तक मोदी जी मोदी नेहरू जो हैं वो नेहरू को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अभी तक मोर और लेस इसी को फॉलो कर रहे हैं, हम उसी पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है, और जो कि मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए परफेक्ट है फिलहाल के लिए। लेकिन अगर भारत को सुपरमैन बनना है, सुपर पावर बनना है, तो सुपर पावर ना आप तटस्थ होकर नहीं हो सकते। आप ये नहीं हो सकता कि मुझे किसी लफड़े में नहीं पड़ना, मैं तो नहीं इन्वॉल्व होना चाहता। सुपर पावर ऐसे नहीं बन सकता। सुपर पावर बनने के लिए आपको साइड चुननी पड़ती है। अब वो सही हो या गलत हो ये बेटर नहीं करता, लेकिन आपको किधर ना किधर जाना पड़े। यानी कि जिस तरह से मोहल्ले में, अगर मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर छोटी मोटी मुसीबत में भी साथ दे देते हैं, किसी का आधार कार्ड नहीं बन रहा वो चले जा रहे हैं वो लोग, किसी का पुलिस का केस हो गया वो भी साथ चले जा रहे हैं, कोई घर बीमार है तो वो चले जा रहे हैं। ऐसे लोग जो दूसरे की प्रॉब्लम में घुसे रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम से नहीं दूसरे की प्रॉब्लम घुसे रहते हैं, वो लोग सो कॉल्ड नेता बन जाते हैं अपने लोकलिटी के। लोग उनकी तरफ देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, लोकल शहर अपने मोहल्ले के नेता बन जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको मतलब ही नहीं होता, घर में भी कोई बीमार पड़ता तो भी जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, तो ऐसे लोग तटस्थ हो जाते हैं, किनारे हो जाते हैं, अच्छे में ना बुरे में किसी में नहीं है। अब इंडिया को अगर सुपरमैन बनना है तो सुपरमैन तो भैया वो दूसरे के लफड़े में ही इन्वॉल्व होगा, और यही डायलिमा है हिंदुस्तान की। एक तरफ तो सुपर पावर बनना चाहते हैं। सुपर पावर का मतलब इकोनॉमिक पावर नहीं होता, सिर्फ पैसे से नहीं, पावर से, पावर, ताकत। ये सब भूल जाइए कि व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, आईटी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उससे सुपर पावर, उससे इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे। चाइना इकोनॉमिक पावर है, सुपर पावर नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम भविष्य में हमारा रोल इंपॉर्टेंट हो, तो हमें हो सकता है कल एक फैसले लेने पड़ेंगे, हमें साइड चुननी पड़ेंगी, जो कि बहुत मुश्किल होने वाला है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान के ख्वाब बड़े हैं, और जब बड़े ख्वाब होते हैं तो आपको बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर पाकिस्तान का अपना मसला रहा, फ्लड वगैरह आया हुआ है, तो उसमें जो डोनेशन गया। अब इसमें मल्टीलेटरल मीटिंग्स हुई हैं और बायलेटरल मीटिंग्स भी हुई हैं, मतलब कि सबने मिलकर बात की और बायलेटरल लेवल पे 2-2 करके मिले। कुछ फैसले किए गए, क्या फैसले किए गए देखते हैं कि वैसे ज्यादा कुल मिला के देखिए कि ज्यादा कुछ निकल के नहीं आया। दुनिया की नजर बहुत थी, लेकिन कोई बड़े फैसले नहीं किए गए। छोटी मोटी बातें बोली गई हैं, जैसे टेररिज्म की बात बोली गई कि हाँ भाई टेररिज्म के ऊपर हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि टेररिज्म, एंटी टेररिज्म की बात करें। अब एंटी टेररिज्म क्या, इंडिया को तो पाकिस्तान से सबसे ज्यादा मुसीबत है, लेकिन क्या कर लिया एससीओ ने, तो कहने को टेररिज्म, एंटी टेररिज्म बनाते हैं, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कुछ आउटपुट निकल के नहीं आया हुआ। लेकिन चलो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगे, ठीक है। चलिए एक एग्रीमेंट बनाएंगे, एक्शन प्लान की, ट्रीटी ऑन लॉन्ग टर्म गुड्स नेबर फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, चलो भाई इसकी बात कर लेंगे। इनोवेशन स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, इनोवेशन स्टार्टअप, और इंडिया जो है इसका हेड बनेगा इनोवेशन स्टार्टअप का, चलो कर लेंगे।
अभी तक कोई बहुत नहीं है, छोटे मोटे चीजें हुई हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप 4 पॉइंट लिख लो, लेकिन रियल फॉरेन पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टेररिज्म इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत डिसाइसिव नहीं है, मतलब सुपर पावर बनने के लिए टेररिज्म वाले ज्यादा कुछ मैटर आते नहीं है। मीटिंग में ठीक है, हम अच्छी बातें कर रहे हैं कि टेररिज्म की बात नहीं करेंगे, क्लाइमेट चेंज को हम देखेंगे, हम फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन की बात करेंगे, हम जो है वो इनोवेशन की बात करेंगे, ठीक है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा फैसला एससीओ 2022 समरकंद की मीटिंग से निकल के नहीं आया। कुल मिला के बात कर लीजिए, ठीक है। वाराणसी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वाराणसी को कल्चरल कैपिटल बना दिया गया है। वाराणसी को कल्चरल कैपिटल एससीओ ने बना दिया है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि वाराणसी को कल्चरल कैपिटल बना दिया गया है, ठीक है। और बात ही बोलिए बेलारूस और ईरान को हम इंडेक्ट कर लेंगे, बाकी सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट वगैरह जो है, मालदीव्स, म्यांमार, कुवैत, ये सब भी लाइन में है, डायलॉग पार्टनर से डिस्कशन चल रहा है। चलिए, कुछ बायलैटरल मीटिंग्स हुई है, रशिया की, मोदी जी की और रशिया की हुई, ठीक है। इसमें और इंडिया, मोदी जी ने जो अपने पॉइंट्स रखा कि हम भाई इस युद्ध में यूक्रेन और रशिया दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, तो हम नहीं चुन सकते क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दोनों जो भी अच्छी अच्छी बातें होती है कि नहीं हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, हम युद्ध को नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा ना कि आप तटस्थ हो रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको सुपर पावर बनना है तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको फैसले करने पड़ेंगे। अभी नहीं आया है, भविष्य में आएगा, लेकिन आएगा जरूर आएगा, क्योंकि दुनिया 2 खेमे में बटेगी और अब तब आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपको किस खेमे में जाना पड़ेगा। अभी आप फंस गए, पुतिन ने बोल दिया ठीक है हम आपकी बात समझते हैं, कोई बात नहीं, आप जो कह रहे हो ठीक है हम मान लेते हैं, ठीक है, हो गया। उधर चाबहार पे और एनर्जी टाइज हुई ईरान के साथ मिलकर कि भाई चाबहार पे हम लोग पोर्ट को और डेवलप करेंगे एनर्जी, क्योंकि चाबहार इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि इंडिया का चाबहार से होते हुए अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया जाना है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उज्बेकिस्तान के बारे में बात डिस्कस, ट्रेड करेंगे, आईटी कनेक्टिविटी थ्रू चाबहार, ये सब डिस्कशन हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा कुछ निकल के नहीं आया, जैसे मैंने कहा कि इसमें कुछ ज्यादा कुछ निकल के नहीं आया, बस बात हुई। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखो कि ये जो है ना अनोइंग वेस्टर्न पार्टनर्स, यूएस, ईयू, द क्वाड। अब इंडिया की समस्या क्या है? एससीओ के मेंबर भी हैं, क्वाड के मेंबर भी हैं। क्वाड जो है वो एंटी चाइना है, चाइना को कंट्रोल कर रहा है पैसिफिक ओशन के अंदर अमेरिका के साथ। एससीओ में आप चाइना के साथ बैठे हुए हो, ठीक है। अब आपको फैसला करना पड़ेगा। जब तक आप छोटे हो, जब तक आपकी एम्बिशन यानी कि आपके ख्वाब छोटे हैं तो आप बच लोगे, लेकिन अगर आपके ख्वाब बड़े हुए, सुपर पावर बनने की ख्वाब देखा, उस समय सुपर पावर का मतलब है फिर आपको तो भैया चुनना पड़ेगा कि क्वाड करना है, अमेरिका लेड ऑर्गेनाइजेशन या एससीओ, ठीक है। भविष्य बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यूएस और ईयू को हमने नाराज किया ही है, ठीक है। तो अब ये सब चीजें रही डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में। अब देखो चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप है, रशिया के अंदर डिक्टेटरशिप है, ठीक है। तो अब इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, पाकिस्तान तो पता नहीं क्या है वो। तो अब यहां पर इंडिया किस तरह से एससीओ के अंदर खप पाएगी ये देखना जरूरी है। और इंडिया चाहती भी है कि एससीओ में रहे, क्योंकि अगर पूरी तरह से वो हट जाती है एससीओ से तो सेंट्रल एशिया हाथ से निकल जाएगा। और जो पाकिस्तान, रशिया और चाइना का एक नेटवर्क तैयार कर दे, वो तैयार ना कर पाए, तो चाइना को भी, पाकिस्तान को भी काउंटर करना है कि पाकिस्तान इतना खुला ना छोड़ो पाकिस्तान को कि वो जाकर इंडिया के खिलाफ रशिया के कान भर दे और फिर चाइना, पाकिस्तान और रशिया एक ग्रुप बना लें, जो कि इंडिया का बहुत बड़े मसला हो जाएगा। तो इसीलिए एससीओ में रहना बहुत जरूरी है। कुछ एक्टिविटी नहीं भी हो रही तो भी रहो वहां पर, देखते रहो पाकिस्तान क्या कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कुछ उटपटांग काम कर रहा है, तो ग्रुप पे रहना पड़ता है, भले वो एक्टिव ग्रुप ना हो, लेकिन इनएक्टिव ग्रुप हो, लेकिन तब भी रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये सब कुछ बातें रही हैं, बाकी तो खैर जो है, तो ये सब कुछ बातें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा मैंने मेंस के पॉइंट से डिटेल में समझा दिया है, प्री के लिए कुछ जो फैक्ट्स हैं वो समझा दिए हैं। बाकी इस टॉपिक में इतना था, आगे भविष्य में क्या इसमें एक्टिविटीज होंगी, क्या इसमें निकल के आएगा वो देखेंगे। आज का इतना ही है, धन्यवाद।